सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है यूनिट 5 शिक्षा में परिप्रेक्ष्य। शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में विद्यालय की भूमिका। ठीक है। फिर इसमें है हिंदी इंग्लिश में, लेकिन मैं हिंदी में बताऊंगा क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ। विद्यालय अधिगम का एक केंद्र है। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ शिक्षक अपने विद्यार्थियों को नए कौशल सिखाते हैं और जहाँ छात्र अपने व्यक्तित्व का विकास करते हुए शैक्षणिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। विद्यालय बच्चों को अपने ज्ञान का अध्ययन करने, बढ़ने और विस्तार करने के अवसर प्रदान करता है। यह छात्र और उनके माता पिताओं की आसान पहुंच के भीतर होना चाहिए ताकि वे जल्दी से विद्यालय जा सके। यदि विद्यालय समुदाय में है तो छात्रों और अभिभावकों की पहुंच आसान होगी और वे सुरक्षित महसूस करेंगे। ठीक है। छात्र एक निष्पक्ष और स्पष्ट वातावरण में सीख सकते हैं। फिर विद्यालय बच्चों को अपने ज्ञान का अध्ययन करने, बढ़ने और विस्तार करने के अवसर प्रदान करता है। यह छात्रों और उनके माता पिता की आसान पहुंच के भीतर होना चाहिए ताकि वे जल्दी से विद्यालय जा सके। यदि विद्यालय समुदाय में है तो छात्रों और अभिभावकों की पहुंच आसान होगी और वे सुरक्षित महसूस करेंगे। छात्र एक निष्पक्ष और स्पष्ट वातावरण में सीख सकते हैं। यदि कोई विद्यालय सुरक्षित है, अच्छे प्रशिक्षकों, स्वास्थ्य सहायता और अन्य सभी भौतिक साधनों या सुविधाओं द्वारा अच्छी तरह से प्रबंधित किया जाता है, वे बिना किसी तनाव के पूरी तरह से अपनी पढ़ाई और शैक्षणिक अधिगम पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। वे छोटी छोटी बातों से पढ़ाई से विचलित नहीं होंगे। ठीक है। फिर भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं तो वे बिना किसी चिंता या व्याकुलता के एक उपयुक्त तरीके के ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और चीज़ों को सीख सकते हैं। स्कूल औपचारिक शिक्षा के लिए एक संस्थान है जिसकी अपनी संरचना और संगठन है। यह राज्य द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों द्वारा शासित होता है। ठीक है। यह प्रभावी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के लिए पर्याप्त सीखने का वातावरण प्रदान करने के लिए तैयार किया गया स्थान है। वह एक लघु समाज है जहां बच्चे अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। विद्यालय जीवन का मुख्य उद्देश्य बालकों द्वारा क्षमताओं का अर्जन होना चाहिए ताकि वे सभी क्षेत्रों में पूरी क्षमता तक पहुंच सके। विद्यालय के अन्य उद्देश्य ज्ञान, मूल्यों, रीति रिवाजों आदि का संरक्षण करना। ठीक है। फिर सेकंड, हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित व प्रेषित करना। संपूर्ण बालक को उसके उच्चतम स्तर तक विकसित करना। बच्चों को साक्षर बनाना और मानव संसाधन विकसित करना। फिर मूल्यों, मानदंडों, विश्वासों और परंपरा को प्राप्त करने में शिक्षार्थियों की मदद करना। फिर अंतःक्रिया के माध्यम से शिक्षार्थियों में सामाजिक भूमिकाओं के बारे में अनौपचारिक संकेत देना। शिक्षार्थियों को अपनी सीखने की रणनीति को बढ़ावा देने के पर्याप्त अवसर प्रदान करना विद्यालय के प्रगतिशील कार्य है। ठीक है। यह इसका उद्देश्य बच्चों को उनके अधिगम को प्रभावी और अमूर्त अवधारणाओं में मूर्तता लाने के लिए वास्तविक अनुभव प्रदान करना है। प्रगतिशील शिक्षा ने पारंपरिक विधियों से परे अवधारणाओं को सोचने तथा विश्लेषण करने में सक्षम बनाकर बच्चों के गहन चिंतन और समस्या समाधान के कौशल को विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया। फिर है
यह करके सीखने पर ध्यान केंद्रित करता है, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा में यह माना जाता था कि ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभवों और सहयोग के माध्यम से उत्पन्न होता है, क्योंकि यह बच्चों को चिंतन करने और विश्लेषण करने का अवसर देता है। बच्चे अपने परिवेश अर्थात अपने परिवार, समुदाय और समाज का निर्माण करते हैं और समाज की बुराइयों अर्थात लिंग, जाति या धर्म आदि के बारे में पूर्वाग्रह पर विचार करते हैं। शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों को अपने समाज में ऐसी चीज़ों को सोचने और देखने के लिए मजबूर करे, अर्थात लड़कियों को आगे बढ़ने की अनुमति क्यों नहीं है और लड़कियों को समान आयु वर्ग के लड़कों की तुलना में समान स्वतंत्रता क्यों नहीं दी जाती है। फिर शिक्षा को नए मूल्यों का निर्माण करना चाहिए और सामाजिक समायोजन विकसित करना चाहिए, जो सामाजिक पूर्वाग्रहों, मिथकों और बाधाओं को दूर करता है और समाज के प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान अवसर, समान व्यवहार करता है। फिर है केवल शिक्षा ही बच्चों को समाज में पूर्वाग्रह और नकारात्मकता से अवगत करा सकती है, जो समाज को बढ़ने और विकसित होने से रोकते हैं। शिक्षा उन्हें इसके खिलाफ खड़े होने या दूसरों को निष्पक्ष कार्य करने के लिए प्रेरित करने के लिए अपने समाज के समान एक वांछनीय उदाहरण प्रस्तुत करने में मदद करेगी। स्कूल शिक्षा एक छात्र की भविष्य की शिक्षा के लिए आधार प्रदान करती है। भारत में हमारे पास माध्यमिक शिक्षा में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच साझेदारी की एक लंबी परंपरा है। शिक्षा की गुणवत्ता यह शिक्षा की गुणवत्ता में आएगा। शिक्षा की सफलता मुख्य रूप से शिक्षकों के अभ्यास के प्रदर्शन और शिक्षक के पेशेवर प्रदर्शन की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता शिक्षा के पदार्थ, कार्यक्षेत्र और गुणवत्ता पर निर्भर करती है। ठीक है। फिर है यह भी माना जाता है कि सभी शिक्षक अपने स्वयं के पेशेवर विकास के लिए जिम्मेदार हैं और उनका परिणाम प्रदर्शन शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों, स्थानीय स्कूल, जिलों और पेशेवर संगठनों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों का परिणाम है। भावी शिक्षकों को अपने शिक्षक तैयारी कार्यक्रम के दौरान लक्ष्य और विकास के लिए अपेक्षित ज्ञान और कौशल के बारे में पता होना चाहिए। स्थानीय स्कूल, जिलों, माता पिता, पेशेवर संगठनों और सार्वजनिक और निजी एजेंसियों को यह जानने की जरूरत है कि सहायता प्रदान करने के लिए कौन से कार्यक्रम या सेवाओं का निर्धारण करने के लिए शुरुआती शिक्षकों से उम्मीद की जाती है। फिर है यह NEP 2020 प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा सीखने की बुनियाद, मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान, स्कूलों में पाठ्य चर्चा और शिक्षा शास्त्र, समग्र और एकीकृत शिक्षा, न्याय संगत और समावेशी शिक्षा, सभी के लिए सीखना, योग्यता आधारित शिक्षा और शिक्षा। ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है। NEP 2020 1968 की रणनीति और 1986 की दूसरी नीति के बाद स्वतंत्र भारत के इतिहास में तीसरी शिक्षा नीति है। ठीक है। फिर है यह इस NEP 2020 का मसौदा समिति की अध्यक्षता में तैयार किया गया। इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे राष्ट्रीय शिक्षा। फिर है नीति 2020 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है
और इसका उद्देश्य हमारे देश की कई बढ़ती विकासात्मक अनिवार्यताओं को संबोधित करना है। इस नीति ने 34 वर्षीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE 1986 का स्थान लिया है। ठीक है, यह है NPE 2020 के अनुसार सीखना समग्र, एकीकृत, सुखद और आकर्षक होना चाहिए। इसलिए वर्तमान 10+2 प्रणाली को 4 चरण 5+3 3+4 संरचना द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है। शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति की सृजनात्मकता क्षमता के विकास पर विशेष बल देती है। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा को न केवल संज्ञाता क्षमताओं दोनों साक्षरता और संख्यात्मकता और उच्च क्रम संज्ञानात्मक क्षमताओं की मूलभूत क्षमताएं जैसे कि आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान को विकसित करना चाहिए बल्कि सामाजिक नैतिक और भावनात्मक क्षमताओं और स्वभावों को भी विकसित करना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वैचारिक समझ और शैक्षिक परिणाम में सुधार पर जोर देती है ताकि बच्चे अर्जित ज्ञान और कौशल को वास्तविक जीवन में लागू कर सके। परीक्षा याद किए गए ज्ञान और तथ्यों के बजाय शिक्षार्थियों की मुख्य दक्षताओं का परीक्षण करने के लिए अधिक केंद्रित होगी। ठीक है, फिर NEP 2020 के सुधारों में निम्न शामिल हैं। ठीक है, समान और समावेशी शिक्षा, सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह SDG पर विशेष जोर दिया जाता है। पूर्व प्राथमिक विद्यालय से कक्षा 12 तक स्कूली कक्षा के सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना, नई पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना 5+3 3+4 राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण SSSA की स्थापना हुई। शिक्षा की पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना, इसमें आ जाएगा स्कूली शिक्षा की पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना को उनके विकास के विभिन्न चरणों में शिक्षार्थियों के विकास संबंधी आवश्यकताओं और हितों के प्रति संवेदनशील और प्रासंगिक बनाने के लिए पुनर्गठित किया जाएगा, जो 3-8 8-11-11-14 की आयु सीमा के अनुसार है और क्रम से 14-18 साल। फिर पाठ्य और शैक्षणिक संरचना और स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचे को 5+3 3+3 3+4 डिजाइन द्वारा निर्देशित किया जाएगा, जिसमें निम्न शामिल हैं। बुनियादी पूर्वी स्कूली के 3 साल प्लस कक्षा 102 बुनियादी चरण में खेल गतिविधि आधारित शिक्षा शामिल होगी। इसमें अच्छे व्यवहार, शिष्टाचार, नैतिकता, व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता या स्वास्थ्य, समूह कार्य, सहयोग आदि पर ध्यान देना भी शामिल होगा। फिर है प्रारंभिक स्तर में आएगा। प्रारंभिक स्तर धीरे धीरे खेल आधारित शिक्षा से अधिक औपचारिक लेकिन संविधात्मक कक्षा शिक्षण में परिवर्तित हो जाएगा, जिसमें कुछ हल्की पाठ्य पुस्तकें शामिल होगी ताकि पढ़ने सहित सभी विषयों जैसे लेखन, बोलना, शारीरिक शिक्षा,
कला, भाषा, विज्ञान और गणित पर एक मूर्त आधार तैयार किया जा सके। ठीक है। फिर मध्य कक्षा 6 से 8 मध्य चरण में प्रत्येक विषय में अधिक अमूर्त अवधारणाओं के सीखने चर्चा के लिए विषय शिक्षकों की शुरुआत देखी जाएगी, जिसके लिए छात्र इस स्तर पर विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक और मानविकी क्षेत्र में तैयार होंगे। फिर इसमें हाई स्कूल कक्षा 9 से 12 2 चरणों में, अर्थात पहले में 9 और 10 और दूसरे में 11 और 12 चरण। कक्षा 10 से बाहर निकलने और अगले चरण में फिर से प्रवेश लेने के विकल्प के साथ हाई स्कूल या माध्यमिक चरण में 4 साल का बहुविषयक अध्ययन शामिल होगा। मध्य चरण की विषय उन्मुख शैक्षणिक और पाठ्यचर्या शैली का निर्माण, लेकिन अधिक गहनता के साथ अधिक महत्वपूर्ण सोच, जीवन की आकांक्षाओं पर अधिक ध्यान और अधिक लचीलापन और छात्र की पसंद। फिर है NEP 2020 के मौलिक सिद्धांत है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी छात्र शिक्षा प्रणाली में आगे बढ़ने में सक्षम हैं, सभी शैक्षिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में पूर्ण निष्पक्षता एवं समावेशन करना है। ठीक है। इसमें नेता का समग्र विकास शामिल है। इसमें संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और संवेदी गामक पक्ष के रूप में सभी 3 पहलू शामिल है। रट कर सीखने और परीक्षा के लिए सीखने के बजाय वैचारिक समझ पर जोर दें। छात्रों का मूल्यांकन विभिन्न विधियों का उपयोग करके विभिन्न गतिविधियों द्वारा किया जाना चाहिए, जिसमें भूमिका निभाना, पोर्टफोलियो आदि शामिल है। कक्षा में छात्र द्वारा किए गए स्वयं मूल्यांकन और सहयोगी मूल्यांकन को बढ़ावा देना। फिर इसमें है विविधता का सम्मान और सभी पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र और नीति में स्थानीय संदर्भ के लिए सम्मान, हमेशा ध्यान में रखते हुए कि शिक्षा एक समवर्ती विषय है। संकल्पनाओं का पर्यावरण के साथ जुड़ाव स्थापित करना, या हम कह सकते हैं कि विद्यालय का घर से जुड़ाव स्थापित करना। बहुभाषावाद और शिक्षण और सीखने में भाषा की शक्ति को बढ़ावा देना। रचनात्मकता और आलोचनात्मक चिंतन, तार्किक निर्णय लेने और नवाचार को प्रोत्साहित करते हैं। यह समूह के काम के साथ साथ व्यक्तिगत काम पर जोर देता है। NEP 2020 अध्ययन को पाठ्यक्रम से जोड़ता है। प्रगति काल में आएगा स्कूल आधारित मूल्यांकन के लिए सभी छात्रों के प्रगति कार्ड, जिससे स्कूलों द्वारा अभिभावकों को सूचित किया जाता है, को प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र NCERT और SCERT के मार्गदर्शन राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा पूरी तरह से नया रूप दिया जाएगा। ठीक है। फिर इसमें प्रगति कार्ड एक समग्र 360 डिग्री बहुभाषीय रिपोर्ट होगी, जो संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरणा क्षेत्र में प्रत्येक शिक्षार्थी की प्रगति के साथ साथ शिष्टता को बहुत विस्तार से दर्शाती है। इसमें शिक्षक मूल्यांकन के साथ स्वयं मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन और परियोजना आधारित और पूछताछ आधारित अधिगम प्रश्नोत्तरी, भूमिका निर्वहन, समूह कार्य, पोर्टफोलियो इत्यादि में बच्चे को प्रगति शामिल होगी। समग्र प्रगति काल घर और स्कूल के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का निर्माण करेगा और माता पिता शिक्षक बैठकों के साथ होगा, ताकि माता पिता अपने बच्चों की समग्र शिक्षा और विकास में सक्रिय रूप से शामिल हो सके। ठीक है।
NPE 2020 योगात्मक आकलन पर ध्यान केंद्रित नहीं करती है, बल्कि यह सतत और व्यापक मूल्यांकन पर केंद्रित है। इसमें है NEP 2020 के तहत है परख एक नया राष्ट्रीय आकलन मंच है। यह छात्रों के अधिगम का आकलन करेगा और उनकी क्षमताओं, कमजोरियों, अंतरालों और क्षमताओं का विश्लेषण करने में उनकी मदद करेगा। फिर है लचीला पाठ्यचर्या संरचनाएं। लचीली पाठ्यचर्या संरचनाएं अध्ययन के विषयों के रचनात्मक संयोजन को सक्षम करेगी और कई प्रविष्ट और निकास बिंदु प्रदान करेगी। इस प्रकार वर्तमान में प्रचलित कठोर सीमाओं को हटाकर जीवन भर सीखने की नई संभावनाएं पैदा करेगी। समानता और समावेशन का उद्देश्य अब नए NEP के केंद्र में है, इसलिए कक्षा को समावेशी होना चाहिए। स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा तक पहुंच, रचनात्मक और निदानात्मक आकलन पर ध्यान दें। फिर बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालयों है MERUS की स्थापना। राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान NRF की स्थापना। फिर है बहुविषयक दृष्टिकोण और रचनात्मकता और अपसारी सोच पर ध्यान केंद्रित करना। यह एक राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच NETF बनाया गया है, जहां क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्यक्रम विकसित किए जाएंगे और आभासी प्रयोगशालाएं विकसित की जाएंगी। अतः हम विचार कर सकते हैं कि समग्र विकास अनुभवात्मक शिक्षा, पाठ्यचर्या, विषय वस्तु में कटौती और बहुभाषावाद NEP 2020 की मुख्य विशेषताएं। प्रारंभिक बचपन की देखभाल शिक्षा, इसमें आएगा NEP 2020-2025 तक 3 से 6 साल के बीच के सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभिक वर्षों की महत्वपूर्णता पर जोर देता है। यह 3 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों को आंगनवाड़ियों और प्री स्कूलों की वर्तमान प्रणाली द्वारा पूरा किया जाएगा और 5 से 6 वर्ष की आयु को प्लेवे आधारित पाठ्यक्रम के साथ एक सहज एकीकृत तरीके से स्कूली शिक्षा प्रणाली के साथ शामिल किया जाएगा। NCERT द्वारा तैयार किया जाना। ठीक है, NCERT द्वारा 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा NCERT के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और शैक्षणिक ढांचा विकसित किया जाएगा। प्रारंभिक बाल्य अवस्था शिक्षा की योजना और कार्य नवीन मानव संसाधन विकास, महिला एवं बाल विकास WCD, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण HRD, फिर और जनजातीय मामलों के मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। FLN मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान। ठीक है, ये है FLN मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान को संदर्भित करता है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता 2025 तक प्राथमिक विद्यालय और उसके बाद सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता FLN प्राप्त करना है। शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य 2026-27 तक मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान प्राप्त करना है, जहां ग्रेड 3 तक हर बच्चा पाठ बोधन कर सकता है, लिख सकता है, बुनियादी गणितीय सक्रिया कर सकता है और बुनियादी जीवन कौशल सीख सकता है।
मुख्य धारा संरचनाओं के उपयोग और मजबूती के साथ कार्यक्रम को मिशन मोड में लागू किया जाएगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय MOE राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वयन एजेंसी होगी। इसका नेतृत्व एक मिशन निदेशक करेंगे। बुनियादी साक्षरता और अंक ज्ञान की उपलब्धि के लिए एक राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति शुरू की जाएगी। फिर है इसमें है भाषा का पूर्व विद्वान ज्ञान भाषाओं में साक्षरता कौशल के निर्माण में मदद करता है। मूलभूत भाषा और साक्षरता के प्रमुख घटक हैं मौखिक भाषा का विकास, लिखित शब्दों का गुण, अर्थ पढ़ना, धारा प्रभाव पढ़ना समझना और लिखने की दक्षता है। मूलभूत अंक ज्ञान का अर्थ तर्क करने को क्षमता और दैनिक जीवन की समस्या समाधान में सरल संख्यात्मक अवधारणाओं को लागू करने की क्षमता है। प्रारंभिक गणित के प्रमुख पहलू और घटक पूर्व संख्या अवधारणाएं, संख्याएं और संख्याओं पर संक्रियाएं, स्थान और स्थानिक समझ और मापन कौशल है। NEP ने NCERT द्वारा विकसित 3 महीने के खेल आधारित स्कूल प्रिपरेटरी मॉड्यूल SPM की सिफारिश की थी। ठीक है। फिर है शिक्षकों को सबसे पहले पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। इसने प्रत्येक बच्चे पर अधिक ध्यान देने के लिए प्राथमिक स्तर के शिष्य शिक्षक अनुपात को 30:1 करने की सिफारिश की। फिर ऐसे FLN के 3 विकासात्मक लक्ष्य बच्चों के लिए अच्छा स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती बनाए रखना है। बच्चे प्रभावी प्रेषक बन जाते हैं और बच्चे सम्मिलित शिक्षार्थी बन जाते हैं और अपने तत्कालिक परिवेश से जुड़ जाते हैं। UN भारत दिशा निर्देशों में FLN फ्रेमवर्क में कहा गया है कि बच्चों के समग्र विकास में अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, प्रभावी संचार और तत्काल पर्यावरण से जुड़ना शामिल है। FLN के अनुसार लगभग 85% संचय मस्तिष्क 6 वर्ष की आयु में विकसित होता है। इसलिए बच्चे को साक्षरता और संख्या ज्ञान के विकास के लिए एक प्रेरक वातावरण प्रदान करना महत्वपूर्ण है। फिर है NEP 2020 में NCERT द्वारा सभी ग्रेड फर्स्ट के छात्रों के लिए 3 महीने के खेल आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल के विकास की अनुशंसा की है। एक अंतरिम उपाय के रूप में यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे तब तक स्कूल जाने के लिए तैयार हैं जब तक कि गुणवत्ता पूर्व स्कूली शिक्षा का सार्वभौमिक प्रावधान नहीं हो जाता। एक स्कूल तैयारी मॉड्यूल SPM अनिवार्य रूप से कक्षा 1 की शुरुआत में लगभग 12 सप्ताह के विकासात्मक रूप से उपयुक्त निर्देश है, जिसे बच्चे की पूर्व साक्षरता, पूर्व संज्ञानात्मक और सामाजिक कौशल को बढ़ाने के लिए निर्मित किया गया है। फिर है इस मॉड्यूल में अक्षर, ध्वनि, शब्द, रंग, आकार और संख्या सीखने के आसपास की गतिविधियां और कार्यपुस्तिकाएं शामिल होगी और साथियों, माता पिता के साथ सहयोग शामिल होगा। FLN के अनुसार शिक्षण का अर्थ बच्चे का नेतृत्व करना। ठीक है। शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य 2026-27 तक मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान हासिल करना है, जहां ग्रेड 3 तक हर बच्चा बोध के साथ पढ़ सकता है, बुनियादी गणितीय संक्रिया लिख सकता है और बुनियादी जीवन कौशल सीख सकता है। ठीक है। फिर है
इसका उद्देश्य मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के सार्वभौमिक अधिग्रहण को सुनिश्चित करने के लिए एक सक्षम वातावरण तैयार करना है। NLM के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फर्स्ट है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र पर जोर दिया जाना चाहिए। प्रामाणिक, उचित और सुलभ खिलौनों और सामग्रियों सहित इंटरैक्टिव कक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए। खिलौना आधारित शिक्षा शास्त्र को बढ़ावा देना चाहिए। गतिविधि आधारित या अनुभवात्मक शिक्षा देनी चाहिए। खेल आधारित शिक्षा, कला एकीकरण या खेल एकीकरण करना चाहिए। कहानी सुनाने पर आधारित और ICT एकीकृत शिक्षण करना चाहिए। बाल अधिकारों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत, सुरक्षित और सुरक्षित स्कूल पर्यावरण के लिए बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और प्रावधान, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए बच्चों का अधिकार अधिनियम 2009, स्कूली शिक्षा के विशेष संदर्भ में शिक्षा में राष्ट्रीय नीतियों का ऐतिहासिक रूप से अध्ययन करना। एक बच्चा क्या है? आमतौर पर 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को एक बच्चा माना जाता है। बच्चा एक महत्वपूर्ण भविष्य के मानव संसाधन है और उन्हें विशेष सुरक्षा दिए जाने की आवश्यकता होती है। शिक्षा के माध्यम से विश्व में बच्चों की स्थिति में सुधार करना भी आवश्यक होता है। जैसा कि विभिन्न कारणों से विश्व के कई हिस्सों में बच्चों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बच्चों की भलाई और उनके विकास को बढ़ावा देने के लिए एक आवश्यकता महसूस की गई है। फिर इसमें बाल अधिकार में आएगा। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCRC के अनुसार बच्चों के अधिकार मुख्य रूप से नाबालिगों के संरक्षण और देखभाल के अधिकारों से संबंधित बच्चों के मानवाधिकार व न्यूनतम पात्रता और स्वतंत्रता है, जिन्हें 18 वर्ष से कम आयु के सभी व्यक्तियों को ध्यान देना चाहिए, चाहे वे नस्ल, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राय, धन, जन्म की स्थिति या क्षमता के हों। इसलिए सभी जगह सभी लोगों पर लागू हो। मौलिक अधिकारों की गारंटी संविधान द्वारा दी गई है। वे नीचे सूचीबद्ध हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, फिर इसमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, अन्य अधिकार हैं। उनमें से कुछ नीचे सूचीबद्ध हैं। जीवन रक्षा का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, विकास का अधिकार, सहभागिता का अधिकार, उचित स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार, फिर है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, बच्चे की इच्छा के विरुद्ध माता पिता से अलग न करने का अधिकार, माता पिता की देखभाल का अधिकार, नाम रखने का अधिकार, बुनियादी शिक्षा मातृभाषा में प्राप्त करने का अधिकार, जीवन का अधिकार, सभी प्रकार के शोषण से बचने का अधिकार, शारीरिक दंड से बचने का अधिकार। फिर है यह बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCRC एक मानव अधिकार संधि है जो बच्चों के राजनीतिक, नागरिक, आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक अधिकारों को निर्धारित करती है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो सदस्यों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है। इसमें 54 अनुच्छेद शामिल हैं जो बच्चों के विभिन्न अधिकारों के बारे में बताते हैं और बच्चों को इन अधिकारों को उपलब्ध कराने के लिए स्कूलों को उपलब्ध कराने के लिए सरकारों को भी उपाय करने चाहिए।
1989 में CRC को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया था। फिर है यह न्यूनतम 20 अणु समर्थन प्राप्त करने के बाद 1990 में लागू हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों द्वारा इसकी पुष्टि की गई। यह दुनिया के इतिहास में सबसे व्यापक रूप से प्रमाणित मानव अधिकार संधि है। अधिवेशन के अनुच्छेदों के अंतर्गत सभी पक्षों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि बच्चों की मूल जरूरतें पूरी हो और वे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में सक्षम हो। फिर है UNCRC का उद्देश्य उन बुनियाद मानव अधिकारों की रूपरेखा तैयार करना है जो बच्चों को दिए जाने चाहिए। इन अधिकारों के 4 व्यापक वर्गीकरण हैं। ये 4 श्रेणियां प्रत्येक बच्चे के सभी नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों को कवर करती है। उत्तरजीविता का अधिकार, बच्चे के जीवित रहने का अधिकार बच्चे के जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है। भारत सरकार के अनुसार गर्भधारण के 20 सप्ताह बाद एक बच्चे का जीवन शुरू होता है। इसलिए उत्तरजीविता का अधिकार, बच्चे के जीवित रहने का अधिकार बच्चे के जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है। भारत सरकार के अनुसार गर्भधारण के 20 सप्ताह बाद एक बच्चे का जीवन शुरू होता है। इसलिए जीवित रहने के अधिकार में जन्म लेने के बाल अधिकार, भोजन, आश्रय और कपड़ों के न्यूनतम मानकों का अधिकार और सम्मान के साथ जीने का अधिकार शामिल है। फिर है संरक्षण का अधिकार। एक बच्चे को घर और अन्य जगहों पर उपेक्षा, शोषण और दुर्व्यवहार से सुरक्षा का अधिकार है। भागीदारी का अधिकार, एक बच्चे को किसी भी निर्णय लेने में भाग लेने का अधिकार है जिसमें वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो। बच्चे की उम्र और परिपक्वता के अनुसार भागीदारी की अलग अलग डिग्री होती है। विकास का अधिकार, बच्चों को सभी प्रकार के विकास का अधिकार है। भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक। भावनात्मक विकास एक सहायक प्रणाली की उचित देखभाल और प्यार, शिक्षा और सीखने के माध्यम से मानसिक विकास और मनोरंजन, खेल और पोषण के माध्यम से शारीरिक विकास से पूरा होता है। फिर है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि देश में सभी कानून और नीतियां बच्चों का अधिकारों के अनुरूप हो और भारतीय संविधान के साथ साथ बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा जोड़ दिया जाए। एक बच्चे को 0 और 18 वर्ष की आयु के बीच किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। आयोग बाल अधिकारों की सार्वभौमिकता और हिंसा को स्वीकार करता है। यह उन बच्चों पर केंद्रित है जो समाज के सबसे कमजोर वर्गों का हिस्सा है। फिर है आयोग हर बच्चे के अधिकार को समान रूप से महत्वपूर्ण देखता है और इसलिए महत्व के अनुसार अधिकारों को श्रेणीकरण नहीं करता है। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का उद्देश्य सभी मानव अधिकारों और विकलांग व्यक्तियों द्वारा मौलिकता और मौलिक स्वतंत्रता और उनके हित सम्मान के लिए सम्मान को बढ़ावा देना, उनकी रक्षा करना और सुनिश्चित करना था। फिर इसमें यह विकलांग
व्यक्तियों में वे लोग शामिल हैं जिनके पास लंबे समय तक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी दोष हैं, जो विभिन्न बाधाओं के साथ बातचीत करते हैं और समाज में उनकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में दूसरों के साथ समान आधार पर बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा सुझाए गए उपाय। बिना भेदभाव के कानून के समक्ष समानता, व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करना। फिर कानून और कानूनी क्षमता के सक्षम समान मान्यता सुनिश्चित करना। विकलांग सभी व्यक्तियों को मौलिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। शोषण, हिंसा और दुर्व्यवहार से मुक्ति सुनिश्चित करना। शारीरिक और मानसिक अखंडता का सम्मान करने का अधिकार सुनिश्चित करना। आंदोलन और राष्ट्रीयता की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। समुदाय में रहने का अधिकार सुनिश्चित करना। अभिव्यक्ति और राय की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। विकलांग बच्चों की अंतर्निहित गरिमा के लिए सम्मान को बढ़ावा देना। फिर है बच्चों और पर्यावरण के बीच अंतर्राष्ट्रीय घोषणाओं और समझौतों। बाल अधिकारों पर कन्वेंशन 1989 प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के ढांचे के भीतर रोग और कुपोषण से निपटने के लिए बच्चों के जीवन रक्षा और विकास 1990 के कार्य घोषणा को लागू करने के लिए कार्य योजना, रोग और कुपोषण का मुकाबला करके और शिक्षा को बढ़ावा देकर पर्यावरण में सुधार करना। हैबिटेट एजेंडा 1990 बच्चों और युवाओं की ज़रूरतों, विशेष रूप से उनके रहने के माहौल के संबंध में पूरी तरह से ध्यान में रखा जाना चाहिए। फिर बच्चों के पर्यावरणीय स्वास्थ्य 1997 पर पर्यावरण के नेताओं की घोषणा। बच्चों को पर्यावरण के खतरों के एक समूह से स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण खतरों का सामना करना पड़ता है। वे विशेष रूप से प्रदूषण की चपेट में हैं। जोखिम से बचाव पर्यावरणीय खतरों के खिलाफ बच्चों की सुरक्षा का सबसे प्रभावी साधन है। यह है G8 पर्यावरण मंत्री कम्युनिके 2001 स्वास्थ्य के उच्चतम पर्याप्त स्तर की ओर प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर विकास के दौरान बच्चों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए विकास नीतियां और कार्रवाई का कार्यान्वयन। फिर यूरोप और मध्य एशिया के बच्चों के लिए बर्लिन प्रतिबद्धता 2001 सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के बावजूद सभी बच्चों की रक्षा करें। वे पर्यावरणीय खतरों से रहते हैं। बच्चे पैदा करने वाले शहरी और ग्रामीण वातावरण का निर्माण करें जो सभी बच्चों को घर और उनके स्थानीय समुदाय में खेलने और औपचारिक सीखने के अवसरों की एक सीमा तक पहुंच प्रदान करने में सक्षम बनाता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। यह RTE 2009 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। उद्देश्य है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना और शिक्षा का सार्वभौमिकरण। यह राज्यसभा से पारित 20 जुलाई 2009 को, लोकसभा से पारित 4 अगस्त 2009 को, फिर राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित 26 अगस्त 2009 को, फिर है प्रवर्तन यह पूरे भारत में लागू किया गया 01 अप्रैल 2010 से सिवाय था जम्मू और कश्मीर। फिर राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह, फिर मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल। फिर वर्गीकृत किया गया एक अनुसूची 7 अध्याय और
38 38 38 धारा या अनुच्छेदों में फिर भारतीय RTE लागू करने वाला 135वां देश बन गया है। प्रारंभिक धारा फर्स्ट और सेकंड, यह धारा या अनुच्छेद 01 अनुभाग में अधिनियम के नाम का उल्लेख है। बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। यह अधिनियम वैदिक स्कूलों, मदरसों, ईसाई मिशनरियों और धार्मिक शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होगा। इस धारा में अधिनियम के कार्यान्वयन का भी वर्णन किया गया है। धारा अनुच्छेद 02 विभिन्न शब्दावली की परिभाषा, जैसे समुचित सरकार, बच्चे, कमजोर वर्ग, प्रारंभिक शिक्षा, लाभान्वित वंचित बालक, विद्यालय, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, निगरानी प्रक्रिया, स्थानीय निकास और की परिभाषा। समुचित सरकार का अर्थ है राज्य सरकार, केंद्र सरकार और विधानसभाओं के साथ केंद्र शासित प्रदेशों की राज्य सरकारें जैसे दिल्ली, पुडुचेरी। बालक का अर्थ है 6 से 14 वर्ष की आयु का प्रत्येक बच्चा, लड़का और लड़की। फिर दुर्बल वर्ग का अर्थ ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की वार्षिक आय रुपये से कम है 2.5 लाख या उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचित आय से कम। प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की शिक्षा से है। फिर इसमें अलाभान्वित बालक का अर्थ है वह बच्चा जो SC, ST, OBC वर्ग से संबंधित हैं। अनाथ बच्चे वे बच्चे जिनके माता पिता कैंसर, HIV आदि से पीड़ित हैं। ठीक है। विद्यालय 1 से 8 तक के स्कूल 4 श्रेणियों में वर्गीकृत हैं। फर्स्ट सरकारी स्कूल, सहायता प्राप्त स्कूल, निजी स्कूल। फोर्थ विशेष स्कूल, KVS, NVS, राष्ट्रीय सैन्य स्कूल। फिर है राष्ट्रीय बाल विकास संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 3 के तहत गठित राज्य आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 17 के तहत गठित है। अध्याय 2 में है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, धारा 3 से 5 तक। धारा या अनुच्छेद 3 RTI 2009 बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। धारा 4 विद्यालय से बाहर के जिन बच्चों का नामांकन नहीं हुआ है उन्हें उनकी आयु के अनुसार उपयुक्त कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा और पूर्व की शिक्षा उसी वर्ष उचित तरीके से पूर्ण कर ली जाएगी। उदाहरण है 10 वर्ष की आयु के बच्चों को कक्षा 5 में प्रवेश दिया जाएगा क्योंकि कक्षा 1 में प्रवेश 6 वर्ष की आयु से शुरू होता है। धारा 5 जब बच्चे विद्यालय छोड़ते हैं तो उन्हें तत्काल स्थानांतरित प्रमाण पत्र देना होगा और उसकी जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक की होगी। अध्याय 3 उपयुक्त सरकार, स्थानीय अधिकारों और माता पिताओं के बीच कर्तव्य, धारा 6 से 11। धारा 6 अधिनियम फिर है के लागू होने के 3 साल के भीतर उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र में स्कूल स्थापित करेंगे। फिर प्राथमिक विद्यालय 1 किलोमीटर के भीतर और
यह प्राथमिक विद्यालय 1 किलोमीटर के भीतर और उच्च प्राथमिक विद्यालय 2 किलोमीटर के भीतर स्थापित किया जाएगा। धारा 7, इसमें राज्य व केंद्र सरकार के व्यय का उल्लेख है। 1 अप्रैल 2018 से केंद्र और राज्य सरकारों का अनुपात व्यय क्रमशः 60:40 है। फिर पूर्वोत्तर राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित के लिए केंद्र और राज्यों के व्यय का अनुपात क्रमशः 90:10 होगा। धारा 8, समुचित सरकार के कर्तव्यों का उल्लेख है। फिर धारा 9, स्थानीय अधिकारों के कर्तव्यों का उल्लेख। धारा 10, माता पिता और अभिभावकों के कर्तव्य। फिर धारा 11, सरकार द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए आंगनवाड़ी और आंगनवाड़ी और धारा 11, सरकार द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए आंगनवाड़ी और नंदन घर खोलने का प्रावधान है। फिर अध्याय 4 में आएगा स्कूलों और शिक्षकों की जिम्मेदारी। धारा 12 से 28, यह धारा 12 कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक के विद्यालयों में कुल सीटों का 25% गरीब, कमजोर वर्ग, असुविधा वंचित वर्ग और वंचित बच्चों के लिए आरक्षित रहेगा। मुफ्त शिक्षा के लिए उनकी फीस की प्रतिपूर्ति उपयुक्त सरकार द्वारा दी जाएगी। धारा 13, किसी भी बच्चे से कोई प्रवेश शुल्क, कैपिटेशन शुल्क, परीक्षा या स्क्रीनिंग। फिर स्टेट धारा 13, किसी भी बच्चे से कोई प्रवेश शुल्क, कैपिटेशन शुल्क, प्रवेश परीक्षा या स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं लिया जाएगा और निगरानी प्रक्रिया निषिद्ध होगी। प्रवेश शुल्क वसूलने लगने वाली फीस का 10 गुना जुर्माना और 10,000 रुपये जुर्माना होगा। फिर इसमें है प्रवेश शुल्क वसूलने पर लगने वाली फीस का 10 गुना जुर्माना और 10,000 रुपये जुर्माना होगा। प्रवेश परीक्षा के देने पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। फिर इसमें धारा 14, अन्य प्रमाण पत्र या आयु प्रमाण न होने पर भी बच्चों को प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। धारा 15, प्रवेश की धारा निर्धारित तिथि के पश्चात बच्चे को विद्यालय में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा तथा निर्धारित तिथि से 6 माह 30 सितंबर तक प्रवेश दिया जाएगा।